ठीक है। प्रोडक्शन अपन बिजनेस प्लान जो पढ़ रहा था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें अपन ने 2 प्लान्स कंप्लीट कर लिया। एक था प्रोडक्शन प्लान कर लिया और एक था ऑपरेशन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में क्या था, अपन प्लान वगैरह बनाया कि किस हिसाब से अपन प्रोडक्शन करेगा, किस स्केल में अपन प्रोडक्शन करेगा, डिपेंडिंग कि आपका जो है किस लेवल का बिजनेस है। आप रिटेल सर्विस कर रहे थे, अलग प्लान करोगे आप लोग। ठीक है, अगर आप सेमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो अलग प्लान बनाओगे, अगर कंप्लीट प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो अलग प्लान बनाओगे। ठीक है। ऑपरेशंस में क्या हुआ, जो हमने प्लान बनाया उसको हम लोग कोशिश करेंगे क्या एग्जीक्यूट करवाने का। ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या हो गया, वो हो गया प्लान, और ये हो गया हमारा रियल लाइफ एग्जीक्यूशन, इसको हम लोग अप्लाई करना है देखने के लिए कि आखिरकार जो प्लान अपन ने बनाया वो काम करता है या नहीं। ठीक है। थर्ड में आप लोग आओ, थर्ड में क्या है आपका, मुझे बताइए एक बार आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन। भैया ऑर्गेनाइजेशन हमने नोट निकाल लेता था। कोई ये नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्लान। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि रिसोर्सेज को आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, प्लानिंग कर लिया, सब कुछ देखने का सोच लिया कि रियल लाइफ में कैसे उसको करना है, क्या करना है देख लिया। उसके बाद जो भी अवेलेबल चीजें हैं आपके पास फिर उसको आप ऑर्गेनाइज करेगा, ताकि जो प्रोसेस अपने को समझ में आ गया कि अभी अपने को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अपने को एग्जीक्यूट करना है, अपने को समझ में आ गया। बट अगर मैं ऑर्गेनाइज मेथड में एग्जीक्यूट करें तो आपको लगता नहीं है कि बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया कि इस तरीके से एक प्लान बनाया कि पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना भी हल्का हल्का शुरू भी कर दिया हमने, एक आइडिया लेके कि पढ़ाना शुरू कर दिया। बट डोंट यू थिंक कि अगर उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ में अगर हम लोग पढ़ाएं तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए, है ना। दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मेकिंग द फर्दर प्रोसेस जो सिंपल प्रोसेस था उसको और ऑर्गेनाइज, ताकि आगे जो काम है वो आराम से हो सके। तो इसलिए क्या क्या चीज चाहिए देखो एक बार के लिए आप लोग। इट इज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान दैट डिस्क्राइब द प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर, फॉर्म ऑफ ओनरशिप एंड मेंटरिंग। वो ठीक है। अच्छा रुको, हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान के एलिमेंट्स को मिस कर दिया था। अच्छा एलिमेंट्स बचा रहा था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन प्लान पहले कर लो, उसके बाद अपन जो है ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन प्लान करेंगे, ऑपरेशन प्लान के कुछ एलिमेंट्स या कुछ स्टेप्स बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो तो, राउटिंग। ठीक है, तो रूटिंग जो है आपका प्रोसेस जो है वो कंसर्न्ड विद द एग्जैक्ट पाथ और द सर्विस। पहले कि एग्जैक्ट तुम्हारा जो पाथ होगा ना, कि तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट कहां से लेके कहां तक बनेगा, उसका जो पाथ है उसको क्या बोलते हैं ना, रूट। बेसिकली डायरेक्शन दिखा दिए कि भैया पाथ ए से यहां से शुरू होगा सामान मध्य मध्य और यहाँ पे कंप्लीट होगा, दैट इज द रूट। ठीक है, फिर नंबर 2 क्या है आपका, शेड्यूलिंग। ठीक है, अब सारा प्लान देखा ना, अभी तक हम लोगों ने सारा कुछ प्लान का सोचा है। पहले हमने प्लानिंग किया, उसके साथ रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट करेगा उस हिसाब से प्लान बनाया। ठीक है, और अब उसका हम एक दो स्टेप्स बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या किया, रूटिंग। नेक्स्ट क्या किया आपका, शेड्यूलिंग, कि भैया टाइम फिक्स कर दिया कि कितना बजे लगेगा, कितना शिफ्ट्स होगा, कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्ट को बनने के लिए, अपना कहीं पे टाइम डिले तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अपन उसमें आपस प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्पैचिंग। अब डिस्पैचिंग और शिपिंग में डिफरेंस क्या है, इसका आइडिया है? डिस्पैच होना मतलब निकल जाना मतलब लोकेशन से उन लोग का एंड से निकल गया, इसका जो सप्लायर जो वेयर हाउस से निकल गया, सप्लायर जो उसका मतलब कि डिस्पैचिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल जो है वो निकल गया है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हैं, जो भी आइडिया था। और शिपिंग का मतलब है कि फैक्ट्री से निकल गया है फिनिश गुड्स और कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है, फॉलो अप करना कि बाय चांस अगर कहीं पे कुछ स्टेप में इशू आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्वालिटी में इशू आ रहा है, फिर उसके बाद क्या करते हो आप, इंस्पेक्शन करते हो, चेक करते हो। जितना भी मशीन मेड इंडस्ट्रीज भी होता है उसमें क्या होता है, सब कुछ अगर मशीन पे बना लास्ट में तो क्या होता है, जो ह्यूमन पीपल रहता है जो कि वेरीफाई करते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। दैट इज नॉट इंस्पेक्शन में फाइनली अगर सब कुछ सही रहा तो क्या होता है आपका शिपिंग। बेसिक आपका दो, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलो अप, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान आपको मैंने डिस्कस कर ही लिया। आप बहुत कुछ चीज ऑर्गेनाइज करते हो ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चले। तो उसके लिए क्या क्या चीज करते हो, टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड फॉर्म। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सिलेक्टेड फॉर्म का मतलब समझ रहा, 3 फॉर्म था ना आपका, या तो आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, या तो आप सेमी मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, या फिर आप फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग में। हर एक का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको आपने प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया है या नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, लाइन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, कौन कौन सा पार्ट हैंडल करेगा, क्योंकि अकेला, क्योंकि कंपनी है या बिजनेस वेंचर के बारे में सोच रहे हो आप लोग, तो हर एक चीज आप अकेला तो कर नहीं सकते।
तो कौन कौन सा लाइन संभालेगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, नेम डेजिग्नेशंस एड्रेस इन द रेज्यूमेस ऑफ ऑल द पीपल मैनेजिंग इट, ठीक है। फिर क्या लिखा, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है, सिमिलर पॉइंट हो गया। प्रोसीडियर्स ऑफ सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ इशू आ गया, किसी को दिक्कत आ गया, तो अब पता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज आएगा ही, कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही, उसको आपस में आप लोग कैसे सेटल करोगे, ठीक है, कौन अल्टीमेट अथॉरिटी लेगा, कौन किसका अपना डिसीजन फाइनली मानेगा, वो सब कुछ जो है वो सब आएगा। फॉर्म ऑफ पेमेंट, कैसे कैसे पेमेंट वगैरह करना है आपको। और लास्ट में क्या है, वोटिंग राइट्स और मैनेजर राइट्स पे वो फोकस किया है, पता ऑर्गेनाइजेशन में मेनली काम करने वाला। ऊपर में क्या था, प्रोसेस के ऊपर बड़ा फोकस किया गया था, अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है। ऊपर खाली प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे, कैसे करें, क्या करें, कैसे काम जाएगा, प्रोडक्ट कहां से कहां जाएगा, ये सब पार्ट डिस्कस किया था अपन ने। इस बारे में ज्यादा मैन पावर जो हाथ में है तुम्हारा, नॉट एग्जैक्टली मैन पावर, पर जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, किसके पास ज्यादा पावर रहेगा, कि प्रोसेस ऐसे से हो रहा है, बट पीछे में जो बैकड्रॉप ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली वो बिजनेस प्लान अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। आपको लगता है कि जब भी आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, मोर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ एंटायर प्लान, बट मोर देन दैट कौन सा इंसान कब करेगा, कंफ्लिक्ट से क्या इशू कौन सॉल्व करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो अगर ठीक से नहीं हुआ और उसकी वजह से इशू क्रिएट हो गया, तो भले यू हैव द बेस्ट प्लान इन द वर्ल्ड, यू हैव द बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान, आपका बेस्ट सामान बन रहा है, तब भी आपका सामान जो है सही तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए आप लोग फाइनेंशियल प्लान, जिसके पास भी प्रिंटेड नोट्स है इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फाइनेंशियल प्लान के बारे में एक्सपेक्ट कर लो कि एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, फाइनेंशियल प्लान से, ठीक है। अब सुनो, फाइनेंशियल प्लान एज अ वर्ड सजेस्ट, पैसा लग रहा है बिजनेस में, ठीक है, कई सारे टाइप के कैपिटल चाहिए होते हैं फाइनेंस के लिए, तो वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इस वाले पार्ट में। एकदम ध्यान से सुनना आप लोग ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो, it is a projection of the key financial data about the potential investment commitment and the economic feasibility of the enterprise। मतलब कि एक सेकंड, ठीक आटा भी सर्दी आ गया, तो फाइनेंशियल प्लान जो है उसमें क्या होता है, बेसिकली फाइनेंशियल प्लान में ये है कितना बिजनेस में पैसा लगने वाला है, ठीक है, वो हम लोग आइडिया लेगा, बताओ, ठीक है। हम लोग सोया भी है, 6 बजे सोया, 4 2 बजे 5 की खुद तो खाते हो जाते 5 बजे 5 इसको हर बार बढ़ाना है क्यों? तूने बोला 5 इतना मैगी कौन खाता है यार, जिनका 10 पैकेट खाओ। अरे नहीं मौसम जाना ओके गूगल होता है, हे सिरी होता है। तुम्हारा टाइम हो गया, टाइम हो गया, अभी चलना चाहिए, स्कूल खुला भी नहीं है, गार्ड लोग भी नहीं आए, कोई नहीं, हम लोग वैदिक बेस में बात करते हैं। वो झाड़ू मारने नहीं जाता कितना परसेंट? हाँ ठीक है, ओह 6 होता है। अरे वो हम कौन से लिखा था ओके, क्या ये ऑप्शन मिल भी रहा है, समझ जाएगा। आओ सुनो ना, फाइनेंशियल प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल प्लान का मतलब है कितना तुम्हारा पोटेंशियल, तुमको रुपया चाहिए और उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, क्योंकि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा कितना चाहिए अगर उतना बता दे अपन तो अपना काम हो जाएगा। फिजिबिलिटी मतलब कितना बिजनेस फिजिबल है, कितना सस्टेनेबल है, कितना अच्छा काम कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो दोनों चीज देखो, कॉस्ट आपको पता है कि आपका लोन आप ले रहे हो, पैसा उठा रहे हो, किसी इन्वेस्टर से रुपया लगा रहे हो, खुद का पैसा लगा रहे हो, किसी तरीके से भी आप रुपया लगा रहे हो। मतलब जो फंडिंग के बारे में बात करते थे, बेसिकली 2 फंड्स, एक है आपका बोरोड फंड्स, एक है आपका सेल्फ जनरेटेड फंड्स जो आप यूज कर रहे हो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड फंड्स, ठीक है ना। एक खुद का पैसा लगा रहे हो, एक बोरो करके पैसा लगा रहे हो। तो पहला बात उसमें बैलेंस करना जरूरी है आपको कि कितना बोरो करने वाले हो, कितना आप सेल्फ जनरेट करने वाले हो। कभी कभी कुछ कुछ जगह में तो मैंडेट है कि आपको खुद का पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई रिस्क रहता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करना है। आपको ये भी देखना है कि कहीं पे मेरा बोरोड फंड की वजह से कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है,
ठीक है, अब कितना भी आप रुपया ले लो, कैपिटल का सोर्सेस आपको बता दिया मैंने, सेल्फ जनरेटेड फंड्स और बोरोड फंड्स, उस दोनों में से कोई भी सोर्स का आप पैसा लो, अल्टीमेटली क्या है, पैसा आपके ऊपर आपको लगाएगा और या फिर पैसा देगा कौन, जिसको लगेगा कि आपको बिजनेस में दम है। अब बिजनेस में जो दम है वो लिख लेगा कैसे, ऑन द पेपर्स दिख जाएगा आपको कि भैया आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सेल्स होगा, कितना का एसेट जनरेशन का आप सोच रहे हो, ठीक है, आप जो पैसा लगाने का सोच रहे हो वो कब तक हम लोग रिकवर करने का सोच एक्सपेक्ट कर सकता है। तो सब कुछ जो है एक पेपर एक एक्सेल शीट पे प्रॉपर्ली बना के दोगे आपको, तभी जाके वो लोग मानेगा और लोगेंगे हाँ ठीक है 3 साल के अंदर पूरा रुपया आने वाला है, मैं काम करता हूँ कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता। तो फाइनेंशियल प्लान इज द की थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका प्लान जितना ही अच्छा हो, आइडिया वाइज कितना ही अच्छा हो, जो भी हो, बट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप ना कोई पर्सन के पास में पिच करने जा सकते हो, ना ही आपको बैंक को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि वो लोग यही बोलेंगे कि भैया आप अपना फाइनेंशियल प्लान मेरे को दो। ठीक है, देखो क्या क्या आता है वो कंपोनेंट्स में, नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ, प्रोफार्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोफार्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है वो एक ही बात है। परफॉर्मा मतलब कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड, परफॉर्मा मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड, अभी तक अपना फाइनल नहीं हुआ, परफॉर्मा का मतलब है एक्सपेक्टेड। इससे क्या समझ आता है पता आपको, कितना जो रुपया होता है आपको, एग्जांपल आप बिजनेस शुरू करने वाले हो तब आपको कितना रुपया चाहिए, उसका एक एस्टिमेटेड, कि हम ना बैंक से एक्सपेक्ट करता है कि अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 70 लाख रुपया हमको लोन के फॉर्म में दे और 30 लाख रुपया हम खुद दें, ठीक है, और 70 लाख में भी तुमको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए और तुमको कितना टर्म कैपिटल चाहिए। टर्म कैपिटल मतलब जो फिक्स एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए तुमको कितना रुपया चाहिए, और डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए सैलरी वगैरह पेमेंट करने के लिए, डेटर्स वगैरह को पेमेंट करने के लिए तुमको कितना रुपया चाहिए, तुमको इसका डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चा मतलब जैसे सैलरी पेमेंट करना, डेटर्स को पेमेंट करना, बिल रिसीवेबल, सब कुछ हमारा जो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर एंड एस्टिमेट of the various components of capital nature should be clearly mentioned in this business plan। ठीक है, समझ में आया, कितना पैसा कहाँ चाहिए, टर्म कितना चाहिए आपको, कैपिटल नेचर कितना चाहिए, रेवेन्यू नेचर कितना चाहिए, तुमको सब कुछ का एक तो एस्टिमेट बना दिया हमारा, एक पेपर में पूरा लिखा हुआ था। ठीक है, कि इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें से तुम्हारा टर्म फंड्स इतना, डेट फंड्स इतना है, उसमें से इक्विटी तुम्हारा खुद का पैसा क्या बोलता है, इक्विटी कितना लगा रहा है, डेट कितना लगा रहा है, उस डेट में से तुम्हारा टर्म लोन तुमको कितना का चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तुमको कितना का चाहिए, टोटल एस्टिमेटेड लिख के हम लोग सबमिट करता है बैंक में, दैट इज नोन एज अ परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज लैपटॉप ये लेके आया, नहीं तो आपको दिखाएगा, आपको फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखो ये एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट देखो एक बार, पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला चीज, इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है वो क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, और फाइनेंसिंग क्या है, रुपया। ठीक है, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, this section summarizes all the projected sources of funds available to the venture to raise the finance loan। There are two sources, owners fund that is equity and क्या है, outsiders funds that is borrowed funds। तो पहला वाला केस में क्या, कैपिटल रिलेटेड जो भी तुम्हारा एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है वो तुमने रिकॉर्ड कर लिया, इधर में तुम्हारे जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, तुमको कितना रुपया क्या चाहिए उसका डिटेल अपन ने क्या किया, सेकंड वाले में डिस्कस कर लिया। अब अपने क्या रिक्वायरमेंट होगा देखो हमेशा, कि अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या हो हमेशा, मतलब कि जब भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हमें इक्विटी में फोकस करना है या डेट फंड में फोकस करना है, अपना दिमाग में क्या होना चाहिए कि अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो, कम हो, फाइनेंशियल रिस्क क्या हो, थोड़ा सा कम हो। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल रिस्क होगा ही नहीं, बिकॉज जब आप डेट ले रहे हो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिस्क उसमें एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी आ गया। तो बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कंपैरेटिवली क्या हो, कम हो, एंड बट आपका आरओआई एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। मतलब कि एवरी टाइम योर आरओआई शुड बी मोर देन व्हाट, सीओआई। ठीक है, यानी ये क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी आपको खर्चा लगाया था, आपको कलर आपको ईबीआईटी करके माइनस करके आपको टैक्स का बेनिफिट दिखाया था, उससे आपको पैसा जो बच रहा है, जो कॉस्ट आपका लग रहा है, एक्चुअल कॉस्ट जो आपका लग रहा है टू टेक द लोन, दैट शुड बी लेस देन व्हाट यू आर अबाउट टू अर्न फ्रॉम योर बिजनेस। समझ में आया आप लोग को? फिर आओ आप लोग परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है आपका, देखो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में देखा जाएगा तो हर चीज आपको कवर अप करेगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या, पहला में खाली कैपिटल रिक्वायरमेंट बताया, सेकंड में क्या सोर्सेज बताया, थर्ड में बताया क्या बताया, आपको पैसा चाहिए बट पैसा रिकवर करने का जरिया भी तो हमको जानना है। तो आपको क्या बनाना पता है, आपको एक प्रोजेक्टेड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। मतलब कि आप कितना ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हाउ मच सेल्स यू आर एक्सपेक्टिंग, हाउ मच एक्सपेंसेस यू आर एक्सपेक्टिंग,
उसका एक आप एस्टिमेटेड क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। देखो उसमें क्या लिखा है, इट इज प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू माइनस प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मोस्टली कॉमन टेक्निक्स क्या क्या है फोरकास्टिंग का, कि देखो आपको एस्टिमेट करना है ना कि मेरा कितना इनकम होगा आगे जाके, तो कैसे करोगे, मार्केट रिसर्च से, इंडस्ट्री रिसर्च से, कि नॉर्मली इंडस्ट्री में कितना कितना सेल्स पे कितना प्रॉफिट है, ठीक है। सर्वे करोगे, बायस इंटेंशन, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप ले सकते हो, फाइनेंशियल डेटा किसी का रेफर कर सकते हो आप लोग, या फिर ट्रायल एक्सपीरियंस से देख के कि कितना में बिकता है, उस हिसाब से अपना रेट को फिक्स कर लिया, चलेगा। सिमिलरली यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर व्हाट द परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है क्या? क्या प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है इन कंपैरिजन टू कैश? कि सर बहुत कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो कि नॉन कैश आइटम होता है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, और कैश फ्लो का मतलब है कैश पे कितना मूवमेंट हुआ, इन्वेस्टिंग याद है ना, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग सब लोग पढ़ोगे कि अलग अलग टाइप के कैश फ्लोज होते हैं जो को बनाना पड़ता है। इन्वेस्टिंग रिलेटेड मतलब कि जिसमें आप एसेट्स वगैरह आपने परचेज किया उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, जो आपने डे टू डे एक्सपेंसेस को किया इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, और जो लोन वगैरह से रिलेटेड है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। जब आगे आप टर्म 2 में आप लोग पढ़ोगे शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे जो कैश फ्लोज है वो बनाना पड़ता है बिजनेस में, ठीक है, बिकॉज़ यू नीड, देखो आप प्रॉफिट धूमधाम कमा रहे हो, आई एग्री, बट अगर आपके पास में हाथ में लिक्विड कैश नहीं है तो कैन यू सर्वाइव इन अ बिजनेस? समझ में, ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देख के लग रहा है क्या फाड़ बिजनेस कर रहा है, मजा आ गया, हाथ में कैश नहीं, ठीक है ना। और वो अल्टीमेटली देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। आज एप्पल का प्रॉफिट्स जो भी हो, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, मान लिया, बट उसका सबसे बड़ा दम क्या है? द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स इट हैज, सबको पता ही, ठीक है। इनफैक्ट यूएस के पास इतना कैश नहीं, उतना भी शायद मेरे हिसाब से कितना कैश है उनके पास, गवर्नमेंट के पास इतना नहीं, सोचो उस जोर में उसको पता है ना हम कुछ भी कर सकता है क्योंकि मेरे पास क्या है, इनफ्लो कैश है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी तो आप विल आल्सो प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ मच कैश इज गोइंग, हाउ मच कैश इज कमिंग, यू विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इज इट फाइन। उसके बाद क्या लिखा, देखो परफॉर्मा बैलेंस शीट, जैसे अपने परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनाया, सिमिलरली क्या बनाएगा अपन, परफॉर्मा बैलेंस शीट बना लेगा एक, ठीक है, टू नो दी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपका हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स एग्जांपल, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था क्या अपन ने? तो ब्रेक इवन तो जरूरी है कि आज बिजनेस करने वाले हो आपको पता रहना चाहिए ना कि जो रुपया आप लगाने वाले हो, ब्रेक इवन का मतलब क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि वो पॉइंट जहां पे आपको ऐसा लगे कि मैंने जो भी रुपया लगाया, जो भी मैंने खर्चा किया वो मैंने रिकवर कर लिया, तो वो जरूरी है। बिजनेस करने से पहले, शुरू करने से पहले लगता नहीं आपको जरूरी है कि आप ये निकालो कि आप ब्रेक इवन कब पहुंचने वाले, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, ऐसे तो बताइए इट इज नेसेसरी, क्या लिखा है, देखो मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना को प्रोड्यूस मिनिमम करना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, अगर आपने आउटपुट का चेंज किया उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शंस, ठीक है, समझ में याद है ना, मतलब ब्रेक इवन निकालो, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू वांट टू अचीव बीईपी और द अमाउंट दैट यू शुड सेल टू अचीव द बीईपी पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल। इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल भी जरूर देखो, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी 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 को कंसीडर किया और मैंने कुछ भी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं देखा, सोशल फैक्टर्स देखा ही नहीं कि आखिरकार, फॉर एग्जांपल अगर मैं सामान बनाता हूं तो को पता पोल्यूशन वगैरह होता है, ठीक है, उसको क्लीन करने का काम होता है, पानी जो गंदा किया उसको साफ करने का काम होता है मेरा, जो गंदगी किया मैंने उसको साफ किया, कॉम्पेंसेशन में प्रॉपर्ली दे रहा हूं मेरे कस्टमर्स हैप्पी है नहीं, फीडबैक दे रहा हूं, ये सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपन नंबर्स में बिजनेस कर सकता है क्या, सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करें, तो सोशल फैक्टर्स को भी अपने को कंसीडर करना है, ठीक है, सोशल प्लान भी अपने को बनाना है व्हेन वी थिंक अबाउट क्या मेकिंग अ बिजनेस। बात समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखो एक बार आप लोग उसमें आओ, एक बार लॉग इन करो, मतलब उस पर जूम में, मैं लॉग इन करो,
हो गया? दिख रहा है आपको कुछ? ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? ये म्यूट कर दो, उसको म्यूट कर दो, ऊपर ऊपर में ऑप्शन रहता है। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन है, देखो दिख रहा है आपको? प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन तो मैंने कर दी। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। अब ठीक है, ऐसे करिए, कैसे करें बताओ? ऐसे फोन रखिए, कैसे ऐसे रखिए, ऐसे कर लो आप लोग। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, एक सेकंड बता रहा हूं। ठीक है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी में कि आपका इंस्टॉल कैपेसिटी कितना प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? इस तरीके का बनाते हो। ठीक है, कि कितना इंस्टॉल कैपेसिटी होगा, आपका कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितना, देखो सेल्स वगैरह दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सेल्स वगैरह है। ठीक है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने वाला है, उस हिसाब से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करोगे, सब कुछ पेमेंट करोगे, सब कुछ आपको जो है बनाना पड़ेगा। इसमें कई सारे रेशियोज इन्वॉल्व है जो कि आपको बनाना पड़ेगा। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है आपको? बराबर समझ में आ रहा है आपको? हल्का हल्का। ठीक है, उसके बाद देखो बैलेंस शीट भी इस तरीके से प्रोजेक्टेड बनाना पड़ता है। देखो ठीक है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 एक्सपेक्टेशन सब प्रोजेक्टेड, कितना तुम एसेट्स खरीदने वाला, कितना तुम पार्टनर्स कैपिटल लगाने वाला हो, कितना तुम्हारा करंट एसेट्स होगा, कितना तुम्हारा फिक्स। ये सारा जो है ना, ये जो डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बैंक में जमा होता है। इसको सीएमए बोलता है। क्या? सीएमए। ठीक है, सर्टिफिकेट समथिंग कुछ मॉनेटरी रिपोर्ट या नाम दूंगा, फुल फॉर्म बोलिए। सीएमए का शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, सीएमए बोलता है इसको। ठीक है, हम देख के बता देगा, भूल गया। देखो आईआरआर बोल के, देखो यहाँ पे कितना आपका कैश फ्लो, देखो कितना कैश फ्लो बनेगा, कैश इनफ्लो दिख रहा है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लोज दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ये आईआरआर इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये एक अमाउंट है जो आप कितना दिन, मतलब कितना अमाउंट रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हो, जानने के लिए कि जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, जो रिटर्न कमा रहे हो, उसको तरीका एक निकालने का आईआरआर को तरीका है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आप जान सकते हो कि आपका टोटल रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, अभी देखो पी बैक दिख रहा है आप लोगों को? पी बैक इज पे बैक पीरियड। जो आप पैसा लोन ले रहे हो ना, वो लोन आप कब तक रीपे कर दोगे, और वो सब कुछ आईआरआर के वगैरह से डिपेंडेंट है कि आप कितना कैश कमा रहे हो, कितना सेल्स वगैरह करा रहे हो। उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपने बैलेंस शीट और पीएल बनाया ना, उसके हिसाब से बहुत कुछ चीज ये हम लोग डेटा बना सकते हैं कि आईआरआर क्या होगा, पे बैक पीरियड समझ रहे हैं ना आप लोग? कि आप लोग कब लोग पैसा देख, आप लोग कब तक पैसा वापस कर दोगे। कैश फ्लो देख लो, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे सोर्सेज क्या है, कहाँ डिपॉजिट करना है, कैसे करना है, ये सब कैश फ्लो हो गया। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग ऑफ कैश at the year of N1 N2 N3। फिर देखो बी एनालिसिस, ये बहुत कुछ आपको याद दिखता रहेगा। एनुअल कितना अर्निंग्स है, वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं आपको? वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था पीवी में, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट दिख रहा है आपको? कैश फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो आपको निकालना पड़ता है। तो हल्का में सुना हो जो स्टॉक मार्केट में हल्का से बोल, पीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो ब्रेक इवन दिख रहा है आप लोगों को? ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैश ब्रेक निकालना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको निकालना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये तो मशीन के बारे में है। ये देखो डब्ल्यू कैप दिख रहा है आप लोगों को? डब्ल्यू कैप दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल समझ रहे? टर्म लोन था, एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था। ये सब कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। देखो इतना बड़ा, अगर आप नीचे तो वो देखो ओपी स्टेटमेंट, बीएस एनालिसिस, ये सब कुछ देखो। ये अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कई सारी चीज रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखो सारे नीचे में आपको बनाए हुए हैं, देखो मैं मूव भी कर रहा हूं। हाउ मेनी tabs you have to prepare before you submit the document to the what banks या फिर potential investor। बात समझ में आया? तो आपको प्रैक्टिकली दिखने में लगे, जो कि आपको जनरली कहीं कोई दिखाएगा नहीं, बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो जल्दी से कोई दिखाता नहीं है। बट आपको आइडिया होगा हल्का कैसे बनता है, आपको क्या बनता है, हल्का वैसे है। इतने को टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सब कुछ आ रहा है, बिकॉज़ यू बेसिकली स्टडी 1 or 2 टॉपिक्स ओनली। पर जब आगे जाके आपको फाइनेंशियल क्लोज अच्छा करते हो, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ टर्म्स। ये आपको दिमाग में रखना कि पी बैक कैसे निकालेगा आप लोग, आईआरआर कैसे निकालेगा आप लोग, ये सब कुछ आपको सीखना है आगे जाके। ठीक है, व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दिस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बट आजकल इतना अच्छा हो गया ना कि आजकल तो ये शीट्स जो है इतना डिजाइन, इसलिए एक्सेल सीखना जरूरी है।
कि आप इतना अच्छा शीट्स डिजाइन कर लेते हो आजकल कि आपने एक पेज रेडी किया, उस एक पेज की वजह से आपके बहुत सारे अलग पेजेस जो है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बहुत सारे रेशियोज जो है, हम लोग इतना फॉर्मूला वगैरह याद करते हैं कि अकाउंट एक्सेस में सब कुछ रेशियो निकालना पड़ता है कि व्हाट इज द क्विक एसेट रेशियो, स्पेशली करंट अकाउंट रेशियोज और डेट इक्विटी रेशियो तो आपको लगता ही लगता है, क्योंकि बैंक देखता है कि आप कितना डेट ले रहे हो, कितना इक्विटी, आपको पता है सब चीज, डेट इक्विटी में बैलेंस रहना चाहिए, व्हिच इज कंसीडर्ड एज फेवरेबल, है ना? तो ये सब चीजें जो 1:2 है क्या आइडियल रेशियो, हां 1:2, 2 is दैट इज 2 ना, डेथ का 2 दैट इज 2 ना भाई, 2 इज 2 ना। हाँ आपको पहले हमारा पैसा बोला था, मतलब 1:2 मतलब खुद का पैसा और उसका पैसा, ठीक है ठीक है, 2:2 में होना चाहिए। तो ये सब तो है, देखता है, ऐसा नहीं है एक्यूरेटली जो आपका बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है वही होना चाहिए, कभी कभी उससे ऊपर भी होना चाहिए, हो सकता है, और कभी कभी हल्का सा नीचे, यानी ज्यादा नीचे नहीं पर हल्का सा नीचे भी अगर है तो बैंक कंसीडर कभी कभी कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारा रेशियोज जो आजकल इतना इजी हो गया सब कुछ कि आप यहाँ पे सब कुछ डेटा डालो, वहां पे ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला सब कुछ डाला हुआ है और आपका सब कुछ वहीं पे निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। भैया परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और फिर ये परफॉर्मा कैश फ्लो में क्या फर्क होता है? परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट में ना तुम्हारा सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, सेल्स वगैरह होता है ना, बैलेंस शीट वगैरह बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तुम्हारा, ठीक है, इन परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, तुम्हारा कितना कैश आया गया, कैश वो उसमें बनता है तुम्हारा, ठीक है, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो तुम्हारा कैश फ्लो से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ कब होगा? जब तुम्हारा नॉन कैश जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है, डेप्रिसिएशन वगैरह ज्यादा है, सॉरी कम है, तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, और कैश क्या होगा, कम। एंड सिमिलरली तुम्हारा अगर ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि तुम्हारा कैश पे तो नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली में है, तो तुम्हारा क्या होगा उसमें, इसमें कैश फ्लो ज्यादा होगा और प्रॉफिट्स कम होगा, यानी कि प्रॉफिट्स और कैश फ्लो जरूरी नहीं कि सेम हो, इट विल बी डिफरेंट बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ नॉन कैश आइटम्स आल्सो, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट इज जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, और कैश फ्लो क्या हो गया तुम्हारा पूरा महीना में या तो 5 साल में कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो करने वाला है वो तुम लिखता है, ठीक है। मतलब और तो सेकंड चीज ये प्रॉफिट है और नहीं कि देखता ना एक सेकंड दोनों, एक चीज और है कि कैश फ्लो में तुम्हारा हर टाइप का कैश फ्लो आता है, ऐसा नहीं कि खाली डे टू डे कैश फ्लो जो है वही आएगा, यानी कि बैलेंस शीट रिलेटेड चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड सारे कैश फ्लोज आ जाएंगे इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बट इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड ही आएगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। नेक्स्ट आओ, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कितना अपने को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितना आदमी चाहिए, कितना सैलरी पे करेगा, सब कुछ का अगर प्लानिंग अपन नहीं किया तो अल्टीमेटली काम होगा क्या अपना? नहीं होगा। इसका भी प्लानिंग करना जरूरी है या नहीं? बस 1-2 पॉइंट लास्ट बचा और खत्म है, ठीक है। ये क्लास है मार्केटिंग में assessment of risk. नो वो नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड ठीक है। नो देखो क्या लिखा है, देखो दिस प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन एंटरप्रेन्योर एंश्योर्स दैट ही और शी has the right number of people and the appropriate skills at the right place। आपको जो नंबर चाहिए, ओवरबर्डन तो नहीं है आप एम्प्लॉयज से, कम एम्प्लॉयज तो नहीं है, आपको एकदम राइट नंबर आपको चाहिए एम्प्लॉयज का। और किस टाइप का, 2 टाइप का एम्प्लॉय होता है, एक होता है स्किल्ड, एक होता है अनस्किल्ड। तो आपको स्किल्ड कितना है आपके पास में, अनस्किल्ड कितना है वो आपको देखना है, क्योंकि अगर स्किल्ड लोगे आप, स्किल्ड अगर खाली लोगे तो कॉस्टली पड़ता है वो, और अनस्किल्ड नहीं लोग, अगर खाली अनस्किल्ड लोगे तो आपका एक्सपर्टीज वाला जो काम है वो नहीं कर पाएगा। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द प्रॉपर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, एंड कितना ट्रेनिंग में आप इन्वॉल्व करो कि वो अनस्किल्ड जो है वो अल्टीमेटली स्किल्ड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। देखो इसमें व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, कितना आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, और नंबर 3 क्या है, हाउ विल दे बी सिलेक्टेड, ठीक है। और साथ में एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, वो है ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या होगा आपका फ्यूचर में, ठीक है। ये हो गया आपका मैन पावर। इसमें कोई डिफिकल्टी है, दिक्कत इजी है बिल्कुल। फाइनेंशियल वाला में अपना एक तो था सड़कन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, रियल लाइफ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली काम आता है, ठीक है। दैट इज वेरी फाइनेंशियल वाला चीज, बट ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब जान लिया अपन, इसमें कुछ ऐसा सब कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट है क्या जानने के लिए कि भैया आपका बिजनेस जो है वो कैसा कंडक्ट कर रहा है, कैसा काम कर रहा है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा रिव्यू दे रहा है, अच्छा दे रहा है या नहीं दे रहा है,
सब कुछ आपको जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड प्लान जो आपको बनाना है, आपको टाइम टाइम से यू शुड नो कस्टमर फीडबैक लेना है आपको, ताकि आप जो है अपना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सको, ताकि यू गेट एन आइडिया एंड यू हैव अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाई कि आप क्यों बना रहे हैं। ठीक है, this is the guideline regarding the marketing objectives, strategies and activities to be followed by the new enterprises. Steps क्या क्या देखो तो preparing the marketing plan, business situation analysis, अभी आपको business situation की हालत में कोरोना आया तो कैसा आपको रिएक्ट करना है, identify the target market, आपका मार्केट कौन सा होना है जिसका आपको अटेंड, कौन सा एज ग्रुप, कौन सा एरिया, कौन सा ज्योग्राफिकल बाउंडेशन, कौन सा एज ग्रुप को, कौन सा सेक्टर को, कौन सा चीज को आप फोकस कर रहे हो अपने बिजनेस में, वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंडक्ट स्वॉट, स्वॉट याद है कि किसी को, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो था वो आपके इंटरनल फैक्टर्स था, और अपॉर्चुनिटी तो थ्रेट क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर्स था। वो आपको कराना जरूरी है टू नो कि आपको कहीं ना कहीं इशू तो नहीं आ रहा है। फिर एस्टैब्लिश द गोल, वेयर डू यू वांट टू रीच, डिफाइन द मार्केट स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। ये लास्ट स्टेप की तरफ चला गया तुम्हारा। ठीक है, मतलब इस पे खाली 2 पॉइंट और देखो, असेसमेंट ऑफ रिस्क, तुमको जानना है कि भैया आपके मार्केट में कितना रिस्क वगैरह है, वो भी आप लोग देख लो कि बाई चांस ज्यादा रिस्की सामान तो नहीं है तो उसको असेस कर लो हल्का सा, तो गेट टू नो कि हाँ ठीक है, जो इन्वेस्ट करने वाला उसको आइडिया हो कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। जैसे कि कोई एकदम ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा थोड़ा सा, अब वो चले नहीं चले वो तो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर है, उसको ज्यादा जरूरी है। लास्ट में क्या होता है, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स में पहले क्या होता है तुम्हारा, इतना नेसेसरी नहीं होता टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टाइप का दिया हुआ है। ये सब इतना क्वेश्चंस नहीं पूछता। अपेंडिक्स में क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन आया किसका, अपेंडिक्स में तो लास्ट समरी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में नहीं आता, इतना जान लो आप लोग। तो इसमें लिखा हुआ है ना तो आप लोग कट मत टिक कर लो आपको सीधा। ठीक है, देखो एक बार रीड कर ही लो ना, क्या फर्क पड़ता है, जब पूरा पढ़ ही लिया तो क्या लिखा है। There are some hazardous risks always present in the competitive environment, तो आपने assessment of risk में पढ़ ही लिया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका appendix, देखो it contains any backup material that is not necessary in the content in the text of the document। कुछ बैकअप मटेरियल है जो कि आपका मेन डॉक्यूमेंट में दरकार नहीं, आप उसको एडिशनल नीचे में दिखा सकते हो जो कि काम में आ सकता है। So with that your entire business plan, your entire chapter number 2 is over, your term 1 entrepreneurship का कोर्स भी खत्म हो गया। आई होप कि किसी को हड़बड़ी नहीं लगा, इवेंट हम लोगों ने शॉर्ट पीरियड के लिए किया। ठीक है, आराम आराम से आपका हो गया। अभी आप लोग आज से देखो, आपको तो पता है मैंने ईपी पढ़ाने के लिए आपको बोल दिया, ईपी पढ़ो आप लोग अच्छे से, ईपी पढ़ो। डाउट वगैरह अगर आता है कुछ तो पूछो। स्कूल में आज जो जा रहा है, आरजीएस वगैरह जैसे जा रहा है, तो आप लोग ईपी का जो आंसर कीज है वो सब मंगवा लो। सिमिलरली फॉर फैकल्टी, सिमिलरली फॉर सरला बेटा, जो भी आप लोग आंसर की रिक्वायर रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है कि इतना अपन करना चाहते हो कि पेपर्स लो हाथों हाथ आपस में इंटर डिस्ट्रीब्यूट करो और आपको सारा 5-6 पेपर जो कर लो। भेज दिया, जिसका भी भेज दिया, नहीं आंसर की स्कूल का बोल रहा है, स्कूल का है तो यूनिट 2 का जो ऑनलाइन आंसर की भी है क्या, वो सारा आप ट्राई करते रहो। ठीक है, वो ट्राई करता रहो आप लोग। और ये क्या बोलते हैं इसको, जो सैंपल पेपर भी है ना उसको भी एक बार करना है, बस इतना कर लो। मेरे हिसाब से तो इससे मोर देन एनफ। कितना और 6 पेपर आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अभी टेस्ट वगैरह तो चलो ठीक है, या तो एक पेपर जो है अपन ऐसा रखते हैं कि एक पेपर आपको सुबह म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि एक स्कूल का पेपर अभी हम नहीं करता हम लोग, उसको हम लोग कल एक बार या परसों एक बार टेस्ट के फॉर्म में कर लेंगे। वो पेपर मत देखो तुम। अब वो कौन सा करें हम लोग, कौन सा पेपर देखा हुआ नहीं है आप लोग का, एसडीएस वाला कर लो फिर। डीपीएस वाला तो लॉक है। हाँ तो वो कर लो, जैसे भी एक पेपर कर लेगा अपन जिसमें आपको देखा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने डीपीएस किया है तो दूसरा कोई पेपर कर लो टेस्ट के फॉर्म में। वन डे देखो, आज दबा के एक ही पढ़ लो और कल पेपर्स कर लो अच्छे से। 1 घंटा सिटिंग करके सारा पेपर्स कर लो, बैठ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आप लोग पेपर्स करने, और आपस में एक्सचेंज करो। बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन ही होगा बाकी पेपर्स में, बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आज आप लोगों का काम क्या है, रिवाइज करना है और मेक श्योर करना है कि आप लोग सबके स्कूल्स का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसे लोगों को सही लगता है, प्रेफरेबल सॉफ्ट कॉपी बिकॉज़ भेजने में इजी होगा आप लोगों को, एंड साथ में आंसर की। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है ये वाला पार्ट। और आप लोग एक बार एनसीईआरटी घुमा लेना याद से सर। ठीक है, हाँ बोलो भैया आपके पास ना सरला बिरला का पेपर है, आपको दिया था। हाँ, और आंसर की नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग का मैम छुट्टी पे है पिछला 1.5-2 महीना।